नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट 2020 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट मैथ के पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस। दोस्तों जिन विद्यार्थियों को मैथ से डर लगता है या जिन विद्यार्थियों का सिलेक्शन सिर्फ मैथ की वजह से रह जाता है तो उनका मैं सिलेक्शन पक्का करवा दूंगा। ठीक है, मैथ का डर आपके अंदर से बिल्कुल निकाल दूंगा। फिर भी अगर कोई कमी रह जाती है, आपको लगता है कि इस जगह मुझे और समझना है, तो आप वो कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है। ठीक है, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो मेरी यही उम्मीद है कि मेरी मेहनत के साथ साथ आप भी मेहनत करेंगे और अपने सपनों को साकार करेंगे और एक सीट पक्की करेंगे अपनी सीटेट में। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आपका है, गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करने में शामिल है। ऑप्शन ए अनुमान लगाना, ऑप्शन बी व्यापक, ऑप्शन सी आपका हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी आपका क्रियाकलाप पर आधारित उपागम। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, क्योंकि अगर गणित के सवाल हल करने के लिए आप अनुमान लगाएंगे तो आप कभी भी अपने सही उत्तर पर नहीं पहुंच पाएंगे। व्यापक, अगर आपको सवाल लगाना है इसका मतलब ये थोड़ी ना आपसे पूरा गणित का ग्रंथ ही पढ़ा देंगे। ठीक है, हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, अगर उसे आप हिंट ही देते रहेंगे तो वो सवाल को हल नहीं कर पाएगा, अपनी बुद्धि का विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्रियाकलाप पर आधारित उपागम, इसका मतलब ये है कि बच्चों को अगर हम जोड़ना सिखा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों की बात हो रही है 1 to 5 की, तो हम उसे छोटी छोटी चीजें दे देंगे। कहें बच्चे ये आपके पास 5 चीजें हैं आपके पास, ठीक है, तो आप इसमें से क्या कीजिएगा, 2 चीज आप इसे अपने भाई को दे दीजिए। तो इस तरह से जब हम उसे सिखाएंगे तो जोड़ना और घटाना, गुणा और भाग वो इस तरह से सीख सकता है। ठीक है, तो क्रियाकलाप पर आधारित यही कहा जाता है, यही एकदम राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए आपका है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। भाई पहले से ही मिलान कैसे कर लें, पहले उन्हें पहचानना तो सीखना चाहिए। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर है 2D आकारों की विशेषताओं का सहज बुद्धि से वर्णन करना, ये भी नहीं होगा आपका। ऑप्शन सी आपका 2D आकारों को छांटना। तो दोस्तों ये आपका पहला हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन जहां मिले आपको वो सी वाला होगा, तो ये सी वाला ऑप्शन आपका आ रहा है ऑप्शन ए में और ऑप्शन सी में। अब इनमें से देखना हमें कौन सा सही होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका है विभिन्न 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों और विकर्णों की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। तो दोस्तों अब हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ पहले तो हम यह क्या करेंगे, 2D आकारों को छांटेंगे। ठीक है, फिर हम जाएंगे ऑप्शन नंबर ए पर, 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। पहले उनको हम आकारों को छांटना सिखाएंगे, उसके बाद हम उनका अवलोकन करेंगे और उनकी विशेषताओं का मिलान करेंगे। तो सी और ए वाला हमारा पैटर्न सही बनता है, यानी कि आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है। दोस्तों पहले एक चीज आपको बता दूं, मैं यहीं पर क्लियर कर दूं, आपके 50% क्वेश्चन इसी चीज में गलत हो जाते हैं। आप यही नहीं समझ पाते हैं कि उपचारात्मक क्या होता है, निदानात्मक क्या होता है। निदानात्मक का मतलब होता है किसी समस्या की हमें जड़ पता करना। ठीक है, दिक्कत कहाँ से आ रही है, ये हो गया निदान। उपचारात्मक हो गया फिर उसके ऊपर दवाई देना। पहले अगर डॉक्टर के पास आप जाओगे तो पहले तो डॉक्टर ये पता लगाएगा कि तुम्हें बुखार क्यों आया, मलेरिया से आया, डेंगू से आया, किस वजह से आया। ठीक है, फिर जब वो ये पता लगा लेगा तुम्हें बुखार आया है मलेरिया से, तो वो तुम्हें मलेरिया की दवाई देगा, उसे कहते हैं उपचार करना। तो गणित में निदानात्मक परीक्षण का उद्देश्य है सत्रांत परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। आगे हमें जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर हम उनकी रिक्तियों को पता कर लेंगे तो बस यही होता है निदानात्मक परीक्षण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, जब राजन के सामने शाब्दिक समस्या आती है तो वह प्रायः पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह से प्रश्न बताते हैं कि, तो जब बच्चा इस तरह के प्रश्न करता है तो क्या परेशानी हो सकती है उसके अंदर, ये आपको पता लगाना। तो ऑप्शन है आपका राजन जोड़ और गुणा नहीं कर सकता। ऑप्शन बी आपका राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है, ये भी गलत है। ऑप्शन सी आपका राजन को भाषा समझने में कठिनाई होती है, ये भी गलत है। ऑप्शन डी आपका है राजन संख्या संक्रियाओं को नहीं समझ सकता, यही इज द राइट आंसर। वो पता ही नहीं है उसे क्या करना है, संख्या की संक्रियाओं को भी नहीं समझ पा रहा है। तो ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों वीडियो लंबी जरूर हो सकती है, तो लंबी वीडियो देखकर आप घबराएं बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर आप ये सोच गए कि ये वीडियो बहुत लंबी है, मैं नहीं देख पाऊंगा, तो आप सीटेट के एग्जाम में पेपर को कैसे सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे वीडियो मिल रही है, तो इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। फ्री में PDF नोट आपको दिए जाएंगे, टेलीग्राम लिंक पे आप जा करके यहाँ उसे डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 आपका है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर इसका परिमाप बताइए। तो दोस्तों पहले तो हम आपको बता दें परिमाप क्या होता है। मित्रों ये जो आकृति है आपकी है वर्ग की, ठीक है, लेकिन जब ये आकृति थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है
तो ये हमारा बन जाता है समचतुर्भुज। वर्ग को जब हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है, 90 एंगल पे ना होते हुए थोड़ा सा झुका हुआ होता है, उसे हम कहते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज की भुजा हम कैसे निकालते हैं। अगर विकर्ण दिया हो तो उसकी हम भुजा कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपको बता देता हूँ, एक चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला होता है भुजा बराबर, थोड़ा लिखने में थोड़ा अजीब सा हो सकता है लेकिन आप समझिएगा। फॉर्मूला होता है 1/2 अंडर रूट के अंदर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूले हम क्या करेंगे कि d1 की जगह पे हम लिख देंगे 8 का स्क्वायर, d2 की जगह लिख देंगे हम 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये हमारा फॉर्मूला हो गया, अच्छी तरह समझ लीजिएगा यहाँ पे। और ये हमारा हो गया, इसका फॉर्मूले हमने वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब क्या किया हमने, 8 का स्क्वायर निकाला 64 आया, 6 का स्क्वायर निकाला 36 आया। जब इन दोनों को जोड़ दिया हमने तो अंडर रूट में हमारा 100 हो गया। ठीक है, और जब 100 को हमने वर्गमूल से बाहर निकाला तो हमारा 10 हो गया। ठीक है, अब हमने क्या किया, 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 10 का आधा कितना होता है 5, यहाँ से आप काट दीजिए, 2 5 जा 10, आंसर कितना आया हमारा 5। ये 5 क्या निकल के आया, हमारी भुजा। ठीक है, 5 हमारी भुजा निकल के आ गई। परिमाप क्या होता है, 4 गुणा भुजा। ठीक है, तो हमारी भुजा कितनी निकल के आई है, 5। तो हम इसमें सिंपली 4 का मल्टीप्लाई करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा 20। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक पासे के विपरीत फलकों की संख्याओं का योगफल 7 होता है। ठीक है, ये कहने चाह रहे हैं कि कोई एक पासा है, मान लीजिए आपके पास, और ये पासा की विपरीत जो फलक होते हैं, विपरीत फलक होते हैं, जैसे मान लीजिए टॉप फलक है आपका, तो उसके बॉटम वाला फलक होगा, अगर उनको जोड़ करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7। ठीक है, तो हमें देखना है निम्नलिखित में कौन सा पासा सही है। हमें ये देखना है कि किस पासे में उनके विपरीत फलक का योग 7 है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये तो पासा ही नहीं बन पाएगा, क्योंकि अगर हम मान लें 3 का अपोजिट यहाँ पर मान लेते हैं हम 6, ठीक है, और 1 का अपोजिट मान लेते हैं यहाँ पर 2। ऑप्शन ए में आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ये पासा खुला रह जाएगा, पूरी तरह से क्लोज नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, अब बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो हम बात करें अगर अपोजिट मान लें हम यहाँ पर, 1 का अपोजिट हमने मान लिया 6, ठीक है, और हमने मान लिया 2 का अपोजिट 5, ठीक है, और हमने मान लिया यहाँ पर 3 का अपोजिट 4। तो इन्होंने कहा है ये एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, अब इन्होंने कहा है कि इनका योगफल 7 होता है। अगर हम 3 और 4 को जोड़ें तो हमारा कितना हो जाएगा 7। 2 और 5 को अगर हम जोड़ें हमारा कितना हो जाएगा 7। 1 और 6 को हम जोड़ें तो हमारा कितना आ जाएगा 7, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। ठीक है मित्रों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और क्वेश्चन 7 की तरफ, क्षेत्रफल की अवधारणा से परिचित कराने के लिए शिक्षक डैश 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 से शुरुआत कर सकता है। ऑप्शन ए, भिन्न आकारों की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र को स्पष्ट करना। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। आयत की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयत के क्षेत्रफल के सूत्र लंबाई गुणा चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऑप्शन डी आपका है, इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो ऑप्शन है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से किसी आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना। ठीक है, पहले हम बताएंगे, देखिए हथेली को लेंगे, पत्ते को लेंगे, फिर हम उसे बताएंगे कि कौन सा बड़ा है। ठीक है, जिसका क्षेत्रफल ज्यादा है वही बड़ा है, जिसका क्षेत्रफल कम है। पेंसिल को देंगे, नोटबुक को देखेंगे, विभिन्न वस्तुओं से उसकी तुलना कराएंगे, तभी बच्चा ये क्षेत्रफल की अवधारणा को समझ पाएगा अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने एवं तर्क का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह कथन चुनिए जो उपर्युक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। सबसे पहले जहां नहीं मिल जाए गोला कर लीजिएगा, सबसे बेस्ट तरीका आपके लिए यही है। आंकिक प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये तो बिल्कुल गलत है और हमें गलत ही पूछ रहा है। ठीक है, ये बाकी के जो ऑप्शन बचे होंगे ये जरूर पालन करते होंगे, और जो पालन नहीं करता वही हमें ढूंढना था, वो पहले नंबर पे दिया है ऑप्शन नंबर ए, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बाकी ऑप्शन में पढ़ने की जरूरत नहीं है, यही स्ट्रेटेजी आपको लगानी है सीटेट के एग्जाम में, लेकिन लगाइए जरा ध्यान से। अगर आपने पहला ही गलत चुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगा पूरा मामला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका, तो एक शिक्षक कक्षा में 1/8 निरूपित करने के लिए कहता है, निम्न से कौन सा निरूपण गलत है। तो ए आपका बिल्कुल सही है, यहाँ पर 1/8 8 भाग है, उसमें से एक को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी आपका राइट आंसर है, एक को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे क्या आपको एक प्रदर्शित तो कर रहा है, लेकिन क्या देख लें इसमें क्या इसके 8 भाग हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7।
तो इसके यहाँ पर 7 भाग हैं, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो हमें गलत ढूंढना है यही गलत है आपका, ठीक है, और सब सही है। क्वेश्चन नंबर 9 पे दोस्तों यहाँ पे नंबरिंग गलत है, क्वेश्चन नंबर 9 नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 10 होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, सीधा सिंपल सा लिखा हुआ दोस्तों, इसको हम पढ़ेंगे 4,07,928। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। माप की अवधारणा विकसित करने हेतु अपनाए गए निम्नलिखित कार्यों को क्रम से लगाइए। ऑप्शन ए, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए मानक इकाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन सी, शिक्षार्थी सरल अवलोकन द्वारा वस्तुओं को सत्यापित करते हैं। ऑप्शन डी, शिक्षार्थी मैट्रिक मीटरी इकाइयों के बीच से संबंध को समझते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जब बच्चे, तो देखिए सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं कि सरल अवलोकन द्वारा वस्तु का सत्यापित करते हैं। पहला स्टेप होता है बच्चों का ये। स्टेप 2 होता है आपका, शिक्षार्थी लंबाई मापने के लिए अमानक इकाई का प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बच्चा क्या करेगा कि उसे नहीं पता होता फिट में नापनी है, किस में नापनी है, वो तो कहते हैं इतनी बड़ी है, ठीक है, उतनी बड़ी, उतनी छोटी, इतनी छोटी, ठीक है। फिर क्या करेगा बच्चा, जब थोड़ा समझदार हो जाएगा तो मानक इकाइयों का प्रयोग करेगा, ठीक है। फिर वो बताएगा इतने सेंटीमीटर है, उतने मीटर है, इतने किलोमीटर है, ठीक है। फिर बच्चा क्या करेगा कि उसमें बाद में संबंध निकालना चाहिए। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है, 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं, एक फुट में कितने मीटर होते हैं, इस तरह से वो संबंध निकालेगा। तो इस तरह से आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। यदि एक ऑपरेटर, देखिए ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहाँ पर, ये ऑपरेटर है, ठीक है, प्लस के ऊपर गोला, ये इस ऑपरेटर की बात की जा रही है, और निम्नलिखित रूप से परिभाषित किया जाए। ये कह रहे हैं कि 4 ऑपरेटर 3 बराबर 4 5 6, 5 ऑपरेटर 3 बराबर 5 6 7 8, 6 ऑपरेटर 4 बराबर 6 7 8 9। तो ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन आपका है n प्लस ऑपरेटर 8 का मान कितना होगा। तो दोस्तों वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं आपके सीटेट में। तो इसमें आपको क्या करना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 4 ऑपरेटर 3 दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि 4 ये आ रहा है सीधा यहाँ पर, ठीक है, और ये जो संख्या यहाँ लिखी है उसके आगे की संख्या, यानी इसके आगे की संख्या हम 3 बार तक करना है, ठीक है, यानी 4 के आगे जाए 5 और 6, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जितना यहाँ पे लिखा हो उतनी यहाँ पर संख्या होंगी, जितना यहाँ लिखा होगा वो यहाँ लिखा जाएगा, और जितनी संख्या यहाँ पे लिखी होगी उतनी संख्या यहाँ पे लिखी जाएंगी, ठीक है। यही कंडीशन आप देख पा रहे होंगे 5 ऑपरेटर 4 में दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, तो 4 संख्या हो गई, 1 2 3 4, 4 संख्या हो गई, और ये यहाँ की सीध की सीध, और ये यहाँ की संख्या यहाँ पर आ गई, ठीक है। तो इसी तरह से आपका इसमें है। तो अगर हम बात करें n ऑपरेटर 8 की, तो दोस्तों ये हमारा निकल के आएगा, आपको सही तरीके से समझाता हूँ, ये आएगा हमारा निकल के, ठीक है। तो आपने देखा n प्लस 8, यानी कि n को यहाँ पे लिख लिया, ये वाली चीज़ यहाँ पे लिख ली डायरेक्ट, ठीक है। उसके बाद n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, n प्लस 4, n प्लस 5, n प्लस 6, n प्लस 7, यानी कि अब टोटल हम काउंट करें तो 8 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा अब आखिर। तो हमने क्या किया कि हमने n को जोड़ लिया, जितने भी n है हम सबको उठा लिया यहाँ पर, ठीक है, सबको हमने अलग कर लिया n को। तो हमारे पास कितने n आ गए, 8 n आ गए, ठीक है। अब हमने क्या किया, जो हमारे पास 8 n आए हैं उसके बाद हमने इनको जोड़ लिया, 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, यानी कि 28 हो गया आपका।